Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक नई टेक्निक स्टार्ट की थी, जिसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या-क्या फाइंड कर सकते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया था। अब है नेक्स्ट इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं और फिर किस पार्ट में कौन सा फंक्शन होता है, क्या हो रहा होता है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के किस चैम्बर में क्या हो रहा होता है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। मैस स्पेक्ट्रोमीटर का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज वेपोराइजेशन चैम्बर। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि वेपोराइजेशन चैम्बर में जो सैंपल होता है उसको वेपर में कन्वर्ट करना जरूरी है। यानी यहाँ पर जो सैंपल होगा वो गैस की फॉर्म में होना चाहिए और इसका काम ही उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेपोराइजेशन नाम से पता चल जाता है। यहाँ ओवन टाइप है, यहाँ ओवन फिट होता है, यहाँ हीटेड कॉइल्स होती हैं। हीटेड कॉइल्स होती हैं जो इसको हीट करती हैं यहाँ पर सैंपल को। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल है, सैंपल वेपोराइजेशन में चैम्बर में रखा। अगर वो सॉलिड या लिक्विड है तो ये क्या करेगा, ये उसको गैस में चेंज कर देगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो पहले चैम्बर में, वेपोराइजेशन चैम्बर में सैंपल को वेपर फेज में कन्वर्ट करना होता है अगर वो सॉलिड या लिक्विड है। अगर वो ऑलरेडी गैस है तो उसको डायरेक्ट हम भेज देते हैं नेक्स्ट चैम्बर में, और वो जो नेक्स्ट चैम्बर है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर। अब यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा हमारे पास सैंपल गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो हम इसको एक स्लिट में से पास करवाते हैं ताकि यहाँ पर जो है ये एक बीम की शक्ल में पास हो। आयोनाइजेशन चैम्बर में हम सैंपल भेजने लगे हैं, तो आयोनाइजेशन चैम्बर में जो सैंपल भेजना है वो इस बीम के जरिए, यहाँ पर ये एक स्लिट है, इस स्लिट के जरिए, इस होल के जरिए हम आगे भेज रहे हैं ताकि वो एक बीम की शक्ल में जाए। जब सैंपल आयोनाइजेशन चैम्बर में पहुंचता है, यहां पर सैंपल पहुंच गया आयोनाइजेशन चैम्बर में, और सैंपल यहां पर किस फॉर्म में पहुंचा है, गैसियस फॉर्म में। मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे हैं, दूर हैं, उनमें आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यहां पर हम इस सैंपल पर बम्बार्डमेंट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आती है, ये आती है हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से। ये हमारे पास है हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ये मेटल भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। टंगस्टन का सिंबल होता है W। तो यहाँ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं जिससे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है। यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं हाई एनर्जी, ताकि हम सैंपल को आयोनाइज कर सकें। देखें, सैंपल आमतौर पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उस इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो ऑलमोस्ट 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यानी 8 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं जब हम इतनी एनर्जी देते हैं, बिटवीन 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी ज्यादा रखनी होती है ताकि हम हाई एफिशिएंसी आयंस बना सकें, ताकि मॉलिक्यूल में फ्रेगमेंटेशन भी हो जाए। तो हम आम तौर पर 50 टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं, 50 टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं एनर्जी किसकी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। और ज्यादातर ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए, रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स आए, हम रखते हैं 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि मॉलिक्यूल तो 8 से 15 के दरमियान ही आयोनाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं होगी और हाई एफिशिएंसी आयंस नहीं बनेंगे, ज्यादा आयोनाइजेशन नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 50 टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं और मोस्टली 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से ये हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से मिल रही होती है। होगा क्या, जब इतनी एनर्जी मिलेगी तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो m है, तो जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी, यहां पर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर गया, तो इस m का बन जाएगा m प्लस रेडिकल, यानी रेडिकल केटाइन बन गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां पर। इस चैम्बर में, आयोनाइजेशन चैम्बर में, जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई इलेक्ट्रॉन बीम की, तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन बीम से आया, एक सैंपल का निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन होके निकल गए और ये बन गया रेडिकल केटाइन। रेडिकल केटाइन को जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही होती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्दर फ्रेगमेंट बना देता है, ये फिर टूट जाता है, यानी ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो यहां पर इसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, या कुछ मॉलिक्यूल भी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके नेगेटिव आयन बना देते हैं, यानी यहां पर ये चांस भी है कि m के नेगेटिव आयन बन जाएं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भी निकले हैं, या फिर नेगेटिव आयन बनने का चांस भी है। तो चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आयंस को स्टडी कर रहे होते हैं एक्सेलरेट करके, देखें इंस्ट्रूमेंट में आप रिवर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, यानी आप नेगेटिव आयन को जाने दें, पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लें और आप नेगेटिव आयन को स्टडी करें। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जो रूटीन में हैं वो सारे पॉजिटिव आयन को स्टडी करते हैं। इसका मतलब है यहां से हमने नेगेटिव आयंस को निकाल लेना है। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव आयंस को रिपेल करता है, इसको रिपेलर भी कहते हैं, क्योंकि ये रिपेल करता है ये जो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बने, ये जो यहाँ पर फ्रेगमेंट बने हैं, और ये जो मॉलिक्यूलर आयन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये उसको रिपेल भी करेगा। ये पॉजिटिव आयंस के लिए रिपेलर का काम कर रहा है, जबकि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन हैं या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकले हैं या नेगेटिव आयन बन रहे हैं, तो ये उनको कलेक्ट भी करता है, उनके लिए अट्रैक्टर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर भी है, ये नेगेटिव आयन कलेक्टर भी है। इसके साथ साथ अगर कुछ मॉलिक्यूल अनआयोनाइज्ड रह गए, अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये रिपेल होके ये आगे निकल गए हैं, बाकी इसके अंदर जो सैंपल अनआयोनाइज्ड रह गया है उसके लिए यहां पर लगा होता है वैक्यूम पंप। ये जो वैक्यूम पंप है ये उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, यानी एक तो रिपेलर है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, ये जो फ्रेगमेंट बने हैं या मॉलिक्यूलर आयन बना है उसको तो ये रिपेल करके नेक्स्ट भेज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि यहाँ पर जो पॉजिटिव ये जो नेगेटिव आयंस हैं, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा,
यहाँ पर ही सेपरेट हो जाएंगे रिपेलर में। अब जब सैंपल पॉजिटिव आयन आगे निकल गए तो अब यहाँ पर जो वैक्यूम पंप है इसको चलाते हैं। वैक्यूम पंप यहाँ से न्यूट्रल मॉलिक्यूल को निकाल देता है। इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पर बहुत लो प्रेशर रखना होता है, ये ऑलमोस्ट 10⁻⁷ टू 10⁻⁻6 टॉर्क के करीब इतना लो प्रेशर रखना होता है, तो ये वैक्यूम पंप प्रेशर एडजस्ट करने का काम भी करता है। इसके बाद आयन्स चले जाते हैं, ये जो पॉजिटिव आयन है इस स्लिट में से पास करते हैं और इस स्लिट में से पास करके ये चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटिंग प्लेट्स होती हैं। ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट करेंगे। जो पहले वाली प्लेट्स होती हैं उन पे कम नेगेटिव चार्ज होता है, फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है, यानी पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है और अल्टीमेटली इस तरह से आयन एक्सेलरेट होते जाते हैं। पहली जो है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है थोड़ा है, फिर ज्यादा 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 यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, तो ये आयन्स जो है स्पीड अप होते जाते हैं, एक्सेलरेट होते जाते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर 8 to 10 किलोवोल्ट, 8 to 10 किलोवोल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना अप्लाई करते हैं। तो ये जो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पहली वाली पर नेगेटिव चार्ज कम है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाते हैं तो आयन यहाँ पर एक्सेलरेट हो जाते हैं। अब जब आयन यहाँ पर एक्सेलरेट हो जाते हैं, यहाँ पर सेपरेशन, यानी जिन पर चार्ज ज्यादा है या जिनका स्मॉल साइज है तो उनकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। वो फिर एक और स्लिट में से पास करेंगे यहाँ से और ये चले जाएंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि नेक्स्ट पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर आकर आयन्स डिफ्लेक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड डिफ्लेक्टर। यहाँ पर आयन्स डिफ्लेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यो आयन यहाँ पर एक्सेलरेट हुए, इसमें एक्सेलरेटिंग प्लेट्स में मैग्नेटिक फील्ड में आकर डिफ्लेक्ट हुए और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये फॉल करेंगे। जो लाइटर आयन है वो पहले रीच कर जाएगा यहाँ पर आयन कलेक्टर, या इसको डिटेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसके कई नाम है, इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, इसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं, या इसको डिटेक्टर भी कहते हैं। ये आयन्स को कलेक्ट करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर और साथ साथ नेगेटिव आयन कलेक्टर था, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन कलेक्टर है। इलेक्ट्रोमीटर, इसके नाम से पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला है, यानी जब आयन्स यहाँ आकर स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, ये उस इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर कर लेगा। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने से क्या मुराद है, जब आयन यहाँ से ये डिफ्लेक्टर से यहाँ आकर गिरते हैं, अब जितने आयन ज्यादा एट अ टाइम गिरेंगे करंट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी जो करंट की स्ट्रेंथ होती है, एक्चुअली करंट की स्ट्रेंथ जो है ये शो करती है रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज को। जो जितना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर पर करंट प्रोड्यूस करेगा, डिटेक्टर भी कहते हैं इसको, आयन कलेक्टर भी, जहां जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा वो उसकी पीक उतनी बड़ी आएगी, उसकी रिलेटिव अबंडेंस उतनी ज्यादा। आप ऐसे समझें उस फ्रेगमेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से वो नंबर उसका ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ आयन्स जो हैं वो उस फ्रेगमेंट के ज्यादा होंगे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और फाइनली जब इस पर स्ट्राइक करेंगे, अब कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पास फ्रेगमेंट, कुछ सैंपल ऐसे होते हैं, कुछ आयन्स जिनकी स्टेबिलिटी इंतहाई कम होती है, यानी उनकी अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। जिनकी अमाउंट थोड़ी होती है फिर हम एम्पलीफायर में उन सिग्नल्स के लिए, यानी वीक फीबेबल सिग्नल जो होते हैं, फीबल सिग्नल फीबेबल,
फीबल सिग्नल जो होते हैं, जो बड़े वीक सिग्नल होते हैं, उन सिग्नल्स की इंटेंसिटी ज्यादा करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता कि एम्पलीफायर में सिर्फ वीक सिग्नल की इंटेंसिटी ज्यादा करते हैं। एक्चुअली एम्पलीफायर सारे सिग्नल की इंटेंसिटी को ज्यादा करता है इन द सेम रेशो। यानी सारे सिग्नल्स को वो 10% बढ़ा देगा, सारे सिग्नल को 20%, ताकि जो बड़े वीक सिग्नल आ रहे हैं वो भी शो होना शुरू हो जाएं। तो एम्पलीफायर सिग्नल की इंटेंसिटी ज्यादा करता है और फाइनली ये भेज देता है सैंपल को उसको रिकॉर्डर में। रिकॉर्डर उसका स्पेक्ट्रम जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब स्पेक्ट्रम कैसे रिकॉर्ड होता है? इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ये हमारे पास पीक्स आ जाएंगी, ये शो करती है जो स्पेक्ट्रम में बिल्कुल राइट साइड पे होती है, ये होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर आयन पीक है। ये पीक सबसे बड़ी है, इसका मतलब है इस पीक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये पीक सबसे बड़ी है, इसका मतलब है इसका जो फ्रेगमेंट था वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और उस फ्रेगमेंट का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। यही वजह है उससे ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट प्रोड्यूस होने से मुराद है उसकी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज ज्यादा है। परसेंटेज को हम रखते हैं वाई एक्सेस पे, और इस एक्सेस पे हमारे पास होता है मास टू चार्ज वैल्यू, या इसको मास नंबर भी कहते हैं। तो इस तरह रिकॉर्डर में जो हमारा स्पेक्ट्रम है रिकॉर्ड हो जाता है, जिसमें ना सिर्फ हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक यानी मॉलिक्यूल का टोटल मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है, बल्कि उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स भी मिल जाते हैं, जिससे हमें उसकी स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाता है। तो ये है डिफरेंट चैम्बर्स डियर स्टूडेंट्स मास स्पेक्ट्रोमीटर के। वेपोराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमीटर है, एम्पलीफायर है और रिकॉर्डर है। अब इसके बाद है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि मास टू चार्ज वैल्यू ये होती है h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। h क्या है, इसको 2v भी लिख लेते हैं, 2e भी। मास टू चार्ज वैल्यू, मास टू चार्ज रेशो, एच स्क्वायर, एच मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है इस पाथ का जिसमें वो डिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इनमें से इनकी स्ट्रेंथ को जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको हम एडजस्ट करके यहाँ पर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोमीटर पर। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें सैंपल किस तरह का होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और फिर सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे कि सैंपल इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और उसके बाद आयोनाइजेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।